आज के मुख्य समाचार। उद्धव ठाकरे का पार्टी प्रमुख पद अवैध बिना चुनावी प्रक्रिया के कब्जाया। ड्रग्स पेडलरों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अपर पुलिस आयुक्त से मुलाकात। आरोपियों ने बीएमसी के ठेकेदार पर कई गोलियां चलाकर हत्या का प्रयास किया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब में एंट्री, हरियाणा में आज अंतिम दिन। मुंबई, उद्धव ठाकरे का पार्टी प्रमुख पद अवैध है। उद्धव ठाकरे ने इस पद को बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के कब्जाया है। शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिंदे गुट के पास नंबर्स हैं। विधायक और सांसदों का बहुमत शिंदे गुट के पास है। पार्टी के वैध सदस्यों की संख्या भी शिंदे गुट के साथ है। लोकतंत्र में नंबर की ही अहमियत है। बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने पार्टी संविधान को बदल दिया और अपने हाथ में सारी ताकत ले ली। यह दावा आज केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने किया। इस तरह मंगलवार 10 जनवरी को शिंदे गुट ने केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने असली शिवसेना किसकी लड़ाई में अपना हुक्म का इक्का फेंक दिया। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से इस बात की सुनवाई हुई कि शिवसेना पार्टी नाम और इसका निशान धनुष बाण का सही हकदार ठाकरे गुट है या शिंदे गुट। इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरे भारत की नजरें लगी हुई हैं। कहा जा रहा है कि जो भी फैसला आएगा वो भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। शिंदे गुट की ओर से उनके वकील महेश जेठमलानी ने बेहद जोरदार तरीके से दलील रखी। शिंदे गुट की टीम के वकीलों में निहाल ठाकरे भी मौजूद थे। निहाल ठाकरे आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई हैं। शिंदे गुट ने दलील दी कि बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे ने खुद ब खुद अपने नाम सारे अधिकार कर लिए। बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद के सारे बदलाव अवैध हैं। 2018 में उद्धव ठाकरे ने बिना चुनाव करवाए गुप्त रूप से पद हासिल कर लिया। महेश जेठमलानी ने कहा कि इसलिए उद्धव ठाकरे का पार्टी प्रमुख का पद अवैध है। महेश जेठमलानी ने कहा कि हम ही असली शिवसेना हैं। हमारे पास विधायकों और सांसदों का बहुमत है। संगठन का नियंत्रण भी हमारे शिंदे गुट पास है। महेश जेठमलानी ने इस पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि शिवसेना का पुराना संविधान बाला साहेब ठाकरे केंद्रित था। बाद में उनके रहते ही इसे लोकतांत्रिक रूप दिया गया था। उद्धव ने पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए इस संविधान में बदलाव किया और पार्टी प्रमुख बन गए। यह बोगसपन है। इसके जवाब में ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट ने संगठन में पकड़ होने का दावा करने के लिए जो कागजात पेश किए हैं वे बोगस हैं। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले चुनाव आयोग इस मुद्दे पर सुनवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया तो चुनाव आयोग के फैसले हास्यास्पद हो जाएंगे। लेकिन जेठमलानी का कहना था कि अब तक विधायकों की विधायकी अयोग्य नहीं ठहराई गई है, इसलिए शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला दिया जा सकता है। विधायकों और सांसदों का बहुमत देखते हुए इसमें कोई हर्ज नहीं है। जेठमलानी ने कहा कि किसी भी विधानमंडल में या संविधान के किसी भी चौखटे में बहुमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बहस और सुनवाई के बाद ठाकरे गुट के नेता चंद्रकांत खैरे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उद्धव ठाकरे का पार्टी प्रमुख का पद अवैध है तो उनके दिए हुए टिकट से चुने गए विधायक और सांसद वैध कैसे हुए। आज जो शिंदे गुट के साथ हैं, उन्हें टिकट तो उद्धव ने ही दिया था ना, फिर तो उनकी विधायकी भी अवैध घोषित हो जाएगी। शिंदे गुट के साथ इस वक्त शिवसेना के 18 में से 12 सांसद हैं और 55 में से 40 विधायक हैं। इनके अलावा शिंदे गुट को संगठन के 711 स्थानीय स्वराज संस्थाओं के 2046 और 4 लाख प्राथमिक सदस्यों का साथ है। हालांकि शिंदे गुट के इन सदस्यों की सूची को ठाकरे गुट ने बोगस बताया है। अब अगली सुनवाई 17 जनवरी को होनी है। तब ठाकरे गुट अपनी दलील पेश करेगा। अब देखना है कि ठाकरे गुट किस तरह से अपना स्टैंड सामने रखता है। चुनाव आयोग असली शिवसेना किस गुट को ठहराता है और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह किसके पास रह पाता है। तब तक अस्थायी रूप से शिंदे गुट का चुनाव चिन्ह तलवार और ढाल और ठाकरे गुट का चुनाव चिन्ह मशाल कायम रहेगा। मुंबई आए दिन ड्रग्स गांजे के पकड़े जाने की खबर आती रहती है। ड्रग्स के मामलों में ड्रग्स पीने वाले पकड़े जाते हैं, बेचने वाले नहीं। मुंबई उपनगर में ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सरचिटनीस सचिन सावंत ने अलग अलग संस्थाओं द्वारा कांदिवली में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान को लेकर आज अपर पुलिस आयुक्त उत्तर मुंबई विभाग विकास जैन से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। सचिन सावंत के कहना था कि ड्रग्स मुंबई के झोपड़पट्टियों से शुरू होकर अब बिल्डिंगों और स्कूली बच्चों तक पहुंच गया है।
इस पर लगाम लगना जरूरी है। ये ड्रग्स बच्चों के भविष्य को खराब कर रही हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ड्रग पेडलरों पर कार्यवाही करेंगे। उसकी और बड़ी गंभीर बात ये है कि मुंबई के पूरे इलाके में और विशेषतः झोपड़पट्टी परिसर में, स्लम में ड्रग्स का प्रभाव बढ़ते जा रहा है और इससे युवा पीढ़ी का भविष्य पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। आज उनके जो माता पिता हैं, उनके जो सपने हैं, वो पूरी तरह से यहाँ हम लोग देख रहे, ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं और देश का भविष्य इसमें खतरे में आ रहा है। और ऐसे वक्त में हम लोगों ने यहाँ कांदिवली, बोरीवली, इस परिसर में, दहिसर में जहाँ देख रहे हैं कि ड्रग्स ये स्कूलों तक पहुंच जा रहा है, कॉलेजेस में पहुंच जा रहा है और सिर्फ ये स्लम एरिया में नहीं सीमित रह रहा है, ये तो बिल्डिंगों में भी घुस रहा है। तो ये इसके पीछे कौन है? ये लोग, ये कौन इसमें ड्रग पेडलर्स आ रहे हैं? इसके पीछे क्या नेटवर्क है? इसके लिए हमने अभी जांच की मांग की है और निश्चित तौर पर हमें आश्वस्त किया गया है पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की तरफ से कि हम लोग इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इसको नष्ट होना बहुत आवश्यक है। एक तरफ आप देखा जाए तो समीर आईएएस ऑफिसर ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। उन कार्रवाई के बाद उनको यहाँ से उनकी ट्रांसफर हो गई थी। आप उनको फिर से लाने की मांग करोगे क्या, इस ऐसे पैडलर्स पे काम? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे थे, वो किस तरह से बॉलीवुड को परेशान करने के लिए या ड्रग जो खुद शिकार हो चुके व्यवस्था का, उनके पीछे लगे हुए थे। उसके पीछे क्या व्यवस्था थी, क्या मंशा थी, किस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी या अपने स्वार्थ के लिए कोई कर रहा था। तो ऐसे अधिकारियों की इसमें आवश्यकता नहीं। जो समाज में जो ये बहुत बड़ा खतरा आया है, तो उसके साथ में संवेदनशील लोग हैं, ऐसे अधिकारी वहां आने आवश्यक है। निश्चित तौर पर अगर कार्यक्षम, प्रामाणिक अधिकारी वहां आएंगे तो अच्छी तरह से कार्रवाई करेंगे और इसी तरह से हमने अपेक्षा की कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से इसके पीछे जाए, क्योंकि स्लम के बच्चे, स्कूल के बच्चे, युवा बच्चों का भविष्य इसमें खतरे में आ रहा है और इसको पूरी तरह से खत्म होना बहुत आवश्यक है। एनसीबी जैसे कि पता को या साहब, कुछ दिन पहले पुलिस इलाके में भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, एक बॉक्स रखा गया, लोगों को लेटर जमा किया गया, लेकिन जानकारी होते हुए भी अब तक कई जगहों पे कार्रवाई नहीं हुई। जो सिग्नेचर कैंपेन किया गया था वो पूरी तरह से हम लोगों ने दिखाया है और कहा है कि ये लोगों की भावना है, जनभावना है। हर एक घर में ड्रग घुसाने की कोशिश हो रही है बाकायदा। तो ये पूरा जो नेटवर्क है, इसको ध्वस्त करना आवश्यक है और निश्चित तौर पर सिर्फ ये उत्तर मुंबई में सीमित नहीं है, ये पूरे मुंबई परिसर के झोपड़पट्टियों में पहुंच चुका है। तो ये कहाँ हमारा भविष्य हम लोग बर्बाद देख नहीं सकते और इसीलिए इस भावना से हम आए हैं कि ये इसको पूरी तरह से अहमियत पुलिस व्यवस्था दे और कार्रवाई करे और हमें आश्वस्त किया गया है कि कार्रवाई जरूर होगी। पुलिस व्यवस्था इसके बारे में सोच रही है और बहुत ही कंसर्न है। हम अपेक्षा रखते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। ठीक है। मुंबई के कुर्ला में पुलिस ने सोमवार देर रात बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के एक ठेकेदार को जान से मारने की कोशिश की गई है। आरोपियों ने ठेकेदार पर कई गोलियां चलाई। इस मामले में पुलिस ने अब हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। जांचकर्ताओं ने कहा कि ठेकेदार को कोई चोट नहीं आई है क्योंकि वह अपनी कार के अंदर था। पुलिस के मुताबिक घटना रात करीब 8 बजे की है, जब ठेकेदार सूरज प्रताप सिंह कुर्ला केएल वार्ड से घर जा रहा था। अपराधियों का पता लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, हमें संदेह है कि हमला एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हुआ था। हम जांच कर रहे हैं। पुलिस ने कहा, सिंह और उसका दोस्त पंकज किसी काम से वार्ड कार्यालय में थे। काम खत्म करने के बाद वे दहिसर में अपने घर वापस जा रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, जब वे कुर्ला में सीएसटी रोड पर कपाड़िया नगर पहुंचे तो 2 हमलावर उनकी ओर बढ़े, सिंह पर एक राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच भी समानांतर जांच कर रही है। मुंबई, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज शाम पंजाब में एंट्री करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में आज अंतिम दिन है। आज शाम यात्रा शंभू बॉर्डर होते हुए पंजाब में दाखिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग समेत बड़े नेता उन्हें रिसीव करने आएंगे। इस बीच उन्हें कई खालिस्तानी संगठनों से पंजाब नहीं आने की धमकियां भी मिल चुकी हैं। इसलिए स्टेट को सबसे संवेदनशील माना जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी यात्रा के बीच आज 12 बजे हेलीकॉप्टर से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे।
जहां उन्होंने दरबार साहिब के सामने मत्था टेका। पंजाब में 11 जनवरी से शुरू होने जा रही यात्रा में राहुल गांधी सबसे पहले 6 बजे गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेकेंगे। उसके बाद सुबह 7 बजे सरहिंद की दाना मंडी से पद यात्रा शुरू कर दी जाएगी। 11 जनवरी की दोपहर यात्रा कुछ देर के लिए विराम लेगी और दोपहर 3:30 बजे मंडी गोविंदगढ़ के खालसा स्कूल ग्राउंड से पद यात्रा दोबारा आगे बढ़ेगी। 12 जनवरी को सुबह 6 बजे कश्मीर गार्डन मल्हीपुर के पास से यात्रा शुरू कर दोपहर 12 बजे समराला चौक पर विराम लेगी। 14 जनवरी को तीसरे दिन लाडोवाल टोल गिल लुधियाना के समीप से सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होगी। 15 जनवरी को सुबह 6 बजे यूनिवर्सिटी से यात्रा शुरू की जाएगी। 16 जनवरी की सुबह 6 बजे अवतार रेजेंसी के समीप गार्व काला बकरा से पद यात्रा शुरू की जाएगी। 17 जनवरी की सुबह 6 बजे दसुआ के झींगर खुर्द से पद यात्रा शुरू की जाएगी। 18 जनवरी को 7वें दिन मुकीरिया भंगाला से यात्रा शुरू होगी और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। 19 जनवरी को पंजाब में यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी पठानकोट में दोपहर 12 बजे रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी अगले 10 दिन के लिए पंजाब में हैं। यहाँ उनकी यात्रा 350 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन आधे से ज्यादा उनका सफर कार में ही निकलेगा। इसके पीछे का मुख्य कारण पंजाब में खालिस्तानी संगठनों से सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही इनपुट है। इसके अलावा कई खालिस्तानी समर्थक संगठन जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू बार बार पंजाब में खालिस्तानी समर्थन नारे लगाते हुए राहुल गांधी को पंजाब में न आने की धमकियां दे चुका है। राहुल गांधी जब पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे होंगे तब उनकी नजर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी होगी। पिछले साल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की रणनीति बनाने में जुटी है। ऐसे में उसकी नजर राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर होगी। साल 2019 में पार्टी ने 13 में 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि अब आम आदमी पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद कांग्रेस के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।